हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इसके अंदर हम टोटल दो चीज़ देखने वाले हैं, बाइनरी ऑपरेटर को और यूनरी ऑपरेटर को किस तरह से आप ओवरलोड कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कई सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, उसके अंदर ही एक हमारा टाइप था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सैंपल फाइल ले लिया मैंने hello.cpp, बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ओवरलोड करना है बाइनरी ऑपरेटर। तो आपको मालूम होना चाहिए बाइनरी ऑपरेटर एग्जैक्टली किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर यानी कि क्या, जिस भी ऑपरेटर को काम करने के लिए टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दो वेरिएबल्स की या फिर दो ऑपरेंड्स की, उसे बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल आपका जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, इसको बोला जाता है वन टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि प्लस को काम करने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दो वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और उसके राइट साइड भी उसे एक वेरिएबल नया चाहिए बी, या फिर कोई वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल 5 एंड 3। ठीक है, तो ये आपके दो वैल्यूज हो गए या फिर दो वेरिएबल्स हो गए। तो प्लस उसको चाहिए दो वेरिएबल्स, तो इसीलिए प्लस को बोला जाता है वन टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरह से आपके पास कई सारे बाइनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। ठीक है, ये सभी आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। उसी तरह से अगर आप बात करो यूनरी ऑपरेटर्स, तो यूनरी ऑपरेटर्स यानी कि क्या, जिस ऑपरेटर को काम करने के लिए मैक्सिमम एक ही ऑपरेटर चाहिए या फिर एक ही वेरिएबल चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस, इसको हम बोलते थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। इसको हम मैक्सिमम किसके अंदर यूज करते थे? वेरिएबल्स की फॉर लूप्स के अंदर, बराबर। यहाँ पर हम लिखते थे इस तरह आई प्लस प्लस, लूप को घुमाने के लिए, या फिर आप लिखते थे जे प्लस प्लस। ठीक है, तो डजेंट मैटर, आपके पास दो वेरिएबल्स, दो ऑपरेटर्स है, एक है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दोनों गिने जाएंगे यूनरी ऑपरेटर्स के कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो खास। चलिए आज के इस सेशन में हमें परफेक्टली देखना है बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि प्लस माइनस वगैरह वगैरह, इन सभी ऑपरेटर्स को किस तरह से आप ओवरलोड कर सकोगे। ठीक है, ओवरलोड करना यानी कि क्या, सपोज प्लस का काम क्या है, प्लस का वर्किंग क्या है एग्जैक्टली। तो एक्चुअल प्लस का ऑपरेटर का काम ये है कि वो उसके पास मौजूद दो वेरिएबल्स या फिर दो वैल्यूज, सिर्फ इन्हीं दोनों की क्या कर सकेगा, एडिशन कर सकेगा। ठीक है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एडिशन वो नहीं कर सकेगा। देखिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स करके मैंने एक क्लास बनाया। अब इसके अंदर मैं दो पॉइंट्स लूंगा, यानी कि दो वेरिएबल्स लूंगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स एंड वाई। इस तरह से मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक सेटर, फॉर एग्जाम्पल वॉइड सेट। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। ओके, उसी तरह उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पर गेटर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा वॉइड गेट। ओके, अब ये जो क्लास पॉइंट्स है उसका मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए पॉइंट्स फॉर एग्जांपल P1। ठीक है, इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब P1 की मदद से आप किसको एक्सेस कर सकोगे, X और Y को एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, लेकिन हमें उसका डेटा सेट करना है सेटर की मदद से। तो अब आप क्या करो, P1 की मदद से सेट को कॉल करो और X और Y कोऑर्डिनेट्स का डेटा आप यहीं से पास कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सपोज मैं X का डेटा पास करना चाहता हूँ, तो मैं X की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर 5, उसी तरह से Y की वैल्यू लिखूंगा फॉर एग्जांपल 3। ठीक है, तो आपने सेटर के अंदर यहाँ पर नीचे से दो वैल्यू पास आउट कर दी, तो ऊपर आपको क्या करना होगा, उसे कैच करना होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर इंटीजर n1 और इंटीजर n2 के अंदर x और y की वैल्यू कैच कर ली। ठीक है, 5 और 3 को मैंने डाल दिया n1 और n2 के अंदर। ओके, चलिए अब जनरली हमें वैल्यू तो सेट किसकी करानी थी, x और y की करानी थी ना, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस ऑफ x, इसकी वैल्यू हम सेट कराएंगे n1 से, राइट, और उसी तरह से दिस ऑफ y, इसकी वैल्यू भी सेट कराएंगे n2 से। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली आप ये जो 5 और 3 है वो किसके अंदर सेट करा रहे हो, आपके x और y वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ n1 एंड n2। ओके, चलिए यह होगा आपका सेटर। चलिए उसी तरह से हम गेटर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सिंपल मैं सी आउट करूंगा, x इज इक्वल टू, एंड देन आफ्टर दिस ऑफ x, उसी तरह से y इज इक्वल टू, and then after this of
वाई, ठीक है। एंड लास्ट में हम लिख देंगे एंड एल। ओके, चलिए इस तरह से कुछ हमने किया है। चलिए बीच में दे देते हैं स्पेस। ओके, चलिए अब हमने कर लिया सेव, और लास्ट में यहाँ पर P1 की मदद से मैं कर लूँगा गेट। ओके, चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, x की वैल्यू 5 आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है, ठीक है। यानी कि सक्सेसफुल हमने दोनों पॉइंट्स पॉइंट आउट कर दिए। चलिए इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा, यानी कि एक और नया ऑब्जेक्ट P2, ठीक है। अब P2 की मदद से सेम ये चीज़ हम दोहराएंगे, ठीक है। यानी कि P2 की मदद से भी हम डेटा को सेट करेंगे। चलिए सेट करते वक्त सपोज मैंने वैल्यू पास आउट कर दी 2 एंड 4, ठीक है, या फिर 2 या फिर 2। ओके, चलिए देन आफ्टर P2 की मदद से अगेन आपने वैल्यू को कर लिया गेट, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए तो अब मैंने सेव किया प्रोग्राम को, अगेन किया कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, आपके P2 के कोऑर्डिनेट्स भी सेट हो चुके हैं, उसका x और उसका y भी आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे P3। अब मेरा गोल कुछ इस तरह से है कि P3 की x और y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, P1 का x, P2 का x, इन दोनों का सम जितना भी हो, ठीक है, वो बनेगा P3 का x। ध्यान दीजिएगा, P1 का x और P2 का x, इन दोनों का हम कराएंगे सम, और जितना भी सम फाइनल आएगा उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे P3 के x के अंदर। और उसी तरह y के लिए P1 का y प्लस P2 का y, इन दोनों का y का एडिशन कराइए, जो भी फाइनल आउटपुट आए उसको P3 के y के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से मुझे कुछ करना है। तो जनरली हम कुछ इस तरह का लॉजिक लगाएंगे, P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें करना तो यही था, राइट। इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स का क्या करना था, हमें सम करना था। दोनों का सम करके जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें नए मिलते हैं x और y के, वो हमें इंसर्ट कराने थे P3 के अंदर, ठीक है। चलिए देन आफ्टर हम करेंगे P3 डॉट गेट। तो चलिए देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं, ठीक है। चलिए कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप एरर को नीचे नोट डाउन भी कर सकते हो कंपाइलर लॉग के अंदर, नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेंड टाइप्स आर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। अब ये चीज़ क्या है, ऑपरेंड टाइप्स आर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, और ये मैच हमें क्यों नहीं दिखा रहा ऑपरेटर प्लस वाला। तो देखिए समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया प्लस प्लस का काम क्या था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वैल्यू है 5 और 3, तो आप इन दोनों का सम करा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है a एंड b, तो आप इन दोनों का भी सम करा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमें P1 और P2 का सम क्यों नहीं मिल रहा। तो गौर से देखिए, P1 और P2 जो है वो आपके कोई वेरिएबल्स नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का सम कराना चाहते हो, लेकिन प्लस ऑपरेटर इसके लिए तो बना ही नहीं है। प्लस ऑपरेटर तो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स का या फिर दो वैल्यूज का सम करने के लिए ही बना है, ठीक है। प्लस ऑपरेटर की मदद से आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सम या फिर माइनस या फिर कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है, ये उसका काम ही नहीं है। तो हमें यही तो करना है, उसका काम भले ही ना हो, लेकिन हमें वो फंक्शनलिटी ऐड करवानी है फोर्सफुली प्लस के अंदर। प्लस को हमें कहना है कि तुम्हें अब ऑब्जेक्ट का भी सम करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले ही वो हमें फिलहाल एरर दे रहा है। समझ रहे हो। तो चलिए ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट का सम कराते हो ना प्लस की मदद से, तो बैकएंड के अंदर कुछ ये वाली लाइन चल रही होती है। देखिए जैसा कि आपने पहले बोला P1 प्लस P2, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिखूंगा P3 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पर है फर्स्ट P1, तो यहाँ पर होगा फर्स्ट P1। अब कोई भी ऑब्जेक्ट के बगल में क्या होता है, डॉट ऑपरेटर होता है ना, जिसकी मदद से आप कॉल कर सकोगे। तो यहाँ पर भी वही सिनारियो है, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर है और यहाँ पर आपने लिखा है ऑपरेटर प्लस, और ब्रैकेट्स के अंदर पास कर रहे हो P2। तो एग्जैक्टली जब भी आप कोडिंग के अंदर ये वाली लाइन लिखोगे ना P1 प्लस P2, यानी कि दो ऑब्जेक्ट का जब भी आप सम कराना चाहोगे, तब C++ के अंदर बैकएंड के अंदर ये वाली लाइन कॉल हो रही होगी। P1 की मदद से आपने कॉल किया प्लस ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए, P1 की मदद से डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपने कॉल किया ऑपरेटर प्लस वाली मेथड को, एंड देन आफ्टर उसमें आपने पास कर दिया P2। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये वाली लाइन हो रही है। तो इसलिए हमें एरर के अंदर दिखा था कि ऑपरेटर प्लस वाली मेथड तो आपने बना ही नहीं है, इसलिए आपका कंपाइलर उसे फाइंड ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो एक मेथड है आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी P1 और P2 का आप सम कराते हो तब बैकएंड के अंदर ये वाली लाइन चल रही होती है। क्लियर। चलिए तो अब एग्जैक्टली हमें इसके मुताबिक चलना है, ठीक है। P1 कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है,
ऑपरेटर प्लस वाली मेथड तो, लेकिन क्या हमारे पास ऑपरेटर प्लस वाली मेथड है यहाँ पर? कभी भी नहीं है ना, ठीक है, इसलिए हमने एरर दी थी, ठीक है, कंपाइलर ने इसलिए हमें एरर रिप्रेजेंट की थी। चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा एरर को सॉल्व करने के लिए? ऑब्वियसली ऑपरेटर प्लस वाली मेथड बनानी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं ऑपरेटर प्लस वाली मेथड कुछ इस तरह से, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, ऑपरेटर प्लस वाली मेथड तो आपने बना दी, लेकिन आप इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हो, राइट? आपने क्या पास किया? P2 को पास कर दिया, ठीक है, तो अब ऊपर आपको उसके कैच भी करना होगा, राइट? आपने नीचे कोई डेटा पास किया है तो ऊपर आप कैच करोगे उसको UDF के रूल के मुताबिक। तो सपोज मैंने n के अंदर कैच कर लिया, ठीक है, तो अब n का डेटा टाइप में क्या रखूंगा? क्या इंटीजर रखूंगा, कैरेक्टर रखूंगा, या फिर फ्लोट रखूंगा? क्या रखूंगा मैं? ठीक है, तो अब ये सवाल आएगा। तो देखिए, जिस भी टाइप का डेटा आप नीचे से भेज रहे हो ना, उसी टाइप का डेटा आपको ऊपर कैच करवाना होता था, ठीक है। तो अब आप नीचे से कौन सा डेटा भेज रहे हो? P2 का, तो P2 का डेटा टाइप क्या है? देखिए, ये है आपका P2 और ये है आपका डेटा टाइप पॉइंट्स, ठीक है। मे बी अगर आप यहाँ पर इंटीजर n होता था, अगर आप यहाँ पर नीचे से n भेजते थे, ठीक है, तो आप ऊपर क्या लिखते थे? यहाँ पर ऑब्वियसली इंटीजर लिखते थे, राइट, क्योंकि आपने भेजा ही है इंटीजर टाइप वाला डेटा इसलिए। लेकिन अब आप क्या भेज रहे हो? यहाँ पर P2 को भेज रहे हो, ठीक है। अब P2 का डेटा टाइप क्या है? जो कि उसका क्लास का नेम है ना, वही। तो यहाँ पर है पॉइंट्स, तो आपको ऊपर भी इंटीजर की वजह पर क्या लिखना होगा? पॉइंट्स लिखना होगा, ठीक है। अब जाकर आपकी मेथड सक्सेसफुल बन चुकी है। क्लियर? चलिए, अब हमारा जो गोल है वो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करवाना था? हमें क्या करवाना था कि P1 का x है, उसके अंदर P2 का x ऐड करना था, ठीक है। उन दोनों x को कंबाइन करके P3 के x के अंदर इंसर्ट करवाना था। उसी तरह P1 के y को P2 के y के साथ ऐड कराना था। उसका जो भी फाइनल y का आउटपुट आएगा वो P3 के y के अंदर हमें सेव करना है, ठीक है। तो यही चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो P1 है, ठीक है, उसने ऑलरेडी सेट को कॉल किया ही होगा, यानी कि फिलहाल जो x की वैल्यू है, ठीक है, उसके अंदर हम ऐड करना चाहेंगे किसकी वैल्यू? P2 के x की वैल्यू, बराबर। फिलहाल जो x की वैल्यू है वो P1 की है, तो फिर नीचे से आप पास कर रहे हो ना P2, तो P2 यहाँ पर आ चुका है और P2 का नाम क्या रिप्लेस हो गया? n हो गया, ठीक है। तो मतलब कि आप n की मदद से x को कॉल करा दो, तो ये हो गया। तो ये जो आगे वाला x था वो आपका क्लास लेवल वाला x था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर दिस कीवर्ड भी लिख सकते हो, चलिए इस तरह से, ओके। अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पर x भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, हम एनकैप्सुलेशन के रूल को मुताबिक इस तरह से चलेंगे, ठीक है। दिस ऑफ x यानी कि क्लास लेवल का x जो आपने अभी अभी P1 से सेट किया था, उसके अंदर आपको P2 का x चाहिए था, तो वो आपने ऑलरेडी नीचे से P2 पास तो किया है, तो P2 का x और y n के अंदर आ गया ऊपर यहाँ पर। अब n की मदद से आपने एक्सेस कर लिया x, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों x का सम हो गया, ठीक है, दोनों x का क्या हो गया? सम हो गया, P1 का x और P2 का x। उसी तरह से हमें क्या करना था? y का भी तो करना था, ठीक है। तो P1 का y और साथ ही साथ P2 का y, इन दोनों का भी सम कर लिया। ओके, अब दोनों का सम हमें मिल गया, तो कहीं पर उसे स्टोर तो करवाना होगा, राइट। अब किस जगह पर उसे स्टोर करवाएंगे? तो हमें ऑलरेडी को दो नए पॉइंट्स चाहिए होंगे, राइट, x और y के। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा पॉइंट्स का, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर लिया नया पॉइंट्स का, फॉर एग्जाम्पल टेम्प, ठीक है, टेम्पररी एक ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? टेम्प की मदद से x को एक्सेस करूंगा और उसके अंदर इन दोनों का x का सम पास कर दूंगा। उसी तरह से टेम्प की मदद से मैं y को कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा दोनों का सम, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि हमें x और y को एक्सेस करना था, ठीक है। तो अब P1 का x प्लस P2 का x, दोनों के x को हमने सम करवा लिया और टेम्पररी x के अंदर भेज दिया। उसी तरह P1 के y को और साथ ही साथ P2 के y को, दोनों का सम करवा लिया और साथ ही साथ हमने उसको भेज दिया टेम्पररी y के अंदर, ठीक है। तो अब हमें दो नए पॉइंट्स मिल गए, टेम्पररी के x और टेम्पररी के y, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करवाऊंगा? रिटर्न करवा दूंगा पूरे ऑब्जेक्ट को। देखिए, पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब पूरा ये ऑब्जेक्ट क्या लेकर जाएगा अपने साथ? x भी लेकर जाएगा, y भी लेकर जाएगा, राइट। पूरा टेम्प क्या लेकर जाएगा? पूरा x और y, ठीक है। और हमें मालूम है जब भी आप कुछ वैल्यू रिटर्न कराते हो तो वापस आती है मेन के अंदर। कहाँ पर वापस आती है? जहाँ पर आपने उसे कॉल करवाया था तब, ठीक है। तो देखिए, इस वाली मेथड को आपने कहाँ पर कॉल किया था? यहाँ पर कॉल किया था ना, ठीक है। तो इस पूरी जगह पर अब ऊपर से वैल्यू रिप्लेस होकर क्या आ गई? टेम्प वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मतलब कि अब यहाँ पर ये दोनों रिप्लेस हो गए और यहाँ पर आ गया ऊपर से टेम्प, ठीक है। ऐसा बैकएंड में होगा।
आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऊपर से आपने रिक्वेस्ट की या फिर डेटा पास किया पूरा टेम्प ऑब्जेक्ट, तो टेम्प के थ्रू ऊपर से आ गया आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके P3 के एक्स और वाई के अंदर चले गए, ठीक है। तो बैकएंड के अंदर ये चीज़ हो रही है। चलिए अगेन मैंने कर दिया अंडू, क्योंकि वो चीज़ आपकी ओनली बैकएंड के अंदर होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने P1 की मदद से ऑपरेटर प्लस को कॉल किया था। ओके, चलिए तो अब टेम्प ऊपर से लेकर आ चुका है एक्स और वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू असाइन होगी P3 के अंदर, यानी कि हमें P3 का नया एक्स और नया वाई मिल चुका है, ठीक है। फिर आप उसे करवा सकते हो गेट यानी कि प्रिंट। ओके, अब लास्ट चीज बची हुई है आपकी मेथड की रिटर्न डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो गेट का मेथड डेटा टाइप क्या था, वॉइड था। क्यों? क्योंकि इस बॉडी में से कोई भी चीज आपकी रिटर्न नहीं हो रही थी इसलिए। लेकिन फिलहाल इस बॉडी को आप एनालिसिस करो, एक चीज रिटर्न हो रही है, तो यूडीएफ के रूल के मुताबिक कोई भी चीज अगर रिटर्न हो रही है तो उसकी का डेटा टाइप आपको सेम एज इट इज यूडीएफ का डेटा टाइप बनाना होता था, राइट। तो अब देखिए रिटर्न क्या हो रहा है, टेम्प, तो टेम्प का डेटा टाइप क्या है, पॉइंट्स, तो इसलिए पूरे फंक्शन का डेटा टाइप भी क्या आएगा, पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिटर्न कराते थे कोई इंटीजर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 56, तो यहाँ पर डेटा टाइप आता था 56 यानी कि इंटीजर वाला, ठीक है। तो बस उसी रूल को हमें फॉलो करना है, ठीक है। आप जो भी रिटर्न करवाओगे उसी का डेटा टाइप आपको ऊपर पास आउट करना है। ओके, चलिए अब हमने कर लिया सेव और देखते हैं क्या अब हमें P3 की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। चलिए कंपाइल एंड रन, तो देखिए अब आपको दोनों का सम मिल चुका है, P1 के 5 और P2 के 5, यानी कि दोनों के x का सम आपको मिल गया 7। सेम उसी तरह P1 के y और P2 के y दोनों का सम आपको मिल गया 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुल प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया। ओवरलोड कर लिया मतलब प्लस की फंक्शनैलिटी को हमने बढ़ावा कर दिया। प्लस की फंक्शनैलिटी, उसके पास दो फंक्शनैलिटी थी, या तो किसी दो वेरिएबल्स को सम करेगा या फिर किसी दो वैल्यूज को सम करेगा। किसी भी दोनों ऑब्जेक्ट को वो सम अभी तक नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर चेंज कर दी इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखेगा यूजर जब भी इस तरह से लिखेगा सिंटेक्स, उसके बैकएंड में आपको कुछ इस तरह की मेथड्स कॉल हो रही होगी, ठीक है। तो वही आपको ध्यान में रखना है खास। ओके, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से मेथड कॉल हो रही है और किस तरह से आपकी मेथड की बॉडी को बनाना है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब मैं कब का बोल रहा हूँ कि यूजर जब भी P1 प्लस P2 लिखेगा तो बैकएंड के अंदर ये वाली लाइन कॉल हो रही होगी, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, राइट। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन को कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ तो ये दोनों लाइन तो सेम ही है ना, राइट। अब ये दोनों का वर्कआउट भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको सेव करूँगा और कंपाइल एंड रन करूँगा, तो देखिए अब भी आपको वही पुराना आउटपुट देखने को मिल रहा है, यानी कि सक्सेसफुल हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो डजंट मैटर कि आप ये वाली लाइन लिखो ऊपर वाली या फिर ये वाली लाइन लिखो डायरेक्टली कोड वाली, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप P1 प्लस P2 इस तरह से लिखोगे तब आपकी बैकएंड के अंदर यही वाली लाइन कॉल हो रही होगी, ठीक है। तो एज अ डेवलपर आपको ये वाली चीज़ मालूम होनी चाहिए, बट एज अ सिंगल यूजर तो क्या करेगा, सपोज उसके पास कोई कैलकुलेटर है तो उसके अंदर तो वो प्लस ही सिंबल को प्रेस करेगा ना, ठीक है। वो थोड़ी ना इस तरह से कॉल करने जाएगा। लेकिन जब भी यूजर प्लस का सिंबल प्रेस करेगा अपने कैलकुलेटर पर से, तो बैकएंड के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ हो रही होगी, ठीक है। वो हमें मालूम पड़ चुका है, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप माइनस ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकोगे। सपोज अब मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट है P4 और P4 के अंदर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन कराना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा, फॉर एग्जाम्पल P4 इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ठीक है। और फिर मुझे P4 का क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अब जैसा कि प्लस के साथ हो रहा था उसी तरह माइनस के साथ भी होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, P4 के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए आप P1 ने कॉल किया किसको, माइनस को, ठीक है। तो सबसे पहले वो आप लिख दो, P1 ने कॉल किया ऑपरेटर माइनस को, ठीक है। और फिर उसके ब्रैकेट्स के अंदर कौन सी वैल्यू पास कर दी, P2, तो यहाँ पर उसने पास कर दिया P2, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब भी आप इस वाली स्टेटमेंट को लिखते हो तो बैकएंड के अंदर ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा होता है, ठीक है। तो अब आपको एक नई मेथड चाहिए ऑपरेटर माइनस, तो वो तो आपने बनाई नहीं है, तो अगेन वो आपको फिर से क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर माइनस एंड देन आफ्टर उसकी बॉडी। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हो, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को कैच करना है। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन रख रहा हूँ n,
ठीक है, पॉइंट्स ऑफ n। चलिए अब आपको सेम यही वाला लॉजिक दोहराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर कर लूंगा पेस्ट, और यहाँ पर आपके पास है प्लस, वहाँ पर आप रिप्लेस कर दो माइनस, ठीक है, क्योंकि आपके P1 को x और P2 के x इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करानी है, उसी के साथ y के साथ भी, ठीक है। चलिए अब रिटर्न किया टेम्पररी ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप लिखना होगा क्लास का नेम पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए सेव करते हैं फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों का x, और यहाँ पर आप देख सकते हो P1 का 5 था और P2 का 2 था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ चुका है 3, ठीक है। उसी तरह से P1 का y था 3, P2 का y था 5, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ चुका है 1, ठीक है। चलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं गेट के अंदर कौन सा आ रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल P1 का आ रहा है या फिर P2 का आ रहा है, ठीक है। चलिए वो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज कोई मैटर नहीं है, फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए ओके, तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लो। ये था आपका ऑपरेटर प्लस, और उसी तरह से आपने ओवरलोड किया ऑपरेटर माइनस को, ठीक है। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब सपोज अगर यूजर कैलसी पर से प्रिंट कर रहा है या फिर प्रेस कर रहा है प्लस को, तो आपने क्या किया, आपने रिटर्न क्या करवाया, दोनों का प्लस रिटर्न करवाया, राइट। लेकिन अभी आपके हाथ में है, आप दोनों का प्लस रिटर्न करवाना चाहते हो या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन या फिर माइनस, वॉटेवर जो भी आप चाहो वो रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। देखिए सपोज नीचे वाली लाइंस जो है वो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और ऑपरेटर माइनस वाला है वो भी मैं मिटा देता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर प्लस के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब सपोज यूजर ने कैलसी पर से प्रेस किया प्लस ऑपरेटर को, ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट को इमेजिन करेगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का सम मिलना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि बैकएंड गन तो ऑपरेटर प्लस ही मेथड कॉल हो रही है। ओके, ऑपरेटर प्लस मेथड कॉल हो रही है। अब आपने क्या करवाया एज अ डेवलपर, यहाँ पर दोनों का सम करवाया ना, ठीक है। अब ये जरूरी थोड़ी ना था, आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलिए अब मैं कंपाइल करूंगा और सेव करूंगा फाइल को एंड रन करेंगे। तो जैसे ही रन किया फाइल को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको आउटपुट के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है। देखिए दोनों x का मल्टीप्लिकेशन मिला, उसी तरह से दोनों y का भी मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से डजंट मैटर कि आप नीचे क्या कौन सा ऑपरेटर कॉल करवा रहे हो, हाँ जो भी ऑपरेटर कॉल करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ऊपर मेथड जरूर अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन उसका लॉजिक, उसके अंदर आप क्या रिटर्न करवा रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी जो भी चाहो वो रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ ए मैजिक फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि यूजर ने प्रेस किया था प्लस, लेकिन उसको आउटपुट के अंदर क्या मिला, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिला, उसको तो मल्टीप्लिकेशन मिला, ठीक है। तो इस तरह का यूजर का आउटपुट भी आप चेंज करवा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर माइनस भी करवा दो, ठीक है, डजंट मैटर आपके थ्रू है। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए अब हमें दोनों का क्या मिला, सब्ट्रैक्शन मिला, ठीक है, 3 - 2 1, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑपरेटर का वर्कआउट टोटली बदल सकते हो। प्लस बना हुआ था ओनली एंड ओनली सम करने के लिए, लेकिन अब आपके पास ऐसा कंट्रोल है कि आप जो भी चाहो वो करवा सकते हो प्लस के साथ, ठीक है। तो आपने पूरे ऑपरेटर की ही फंक्शनलिटी बदल डाली। प्लस का यूज था सम करने के लिए, लेकिन आपने करवा दिया सब्ट्रैक्शन, उसके आगे हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो प्लस के पास से हमने कई सारे काम निकलवा लिए बाकी सब भी ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप ऑपरेटर को बदल सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, जो ही उसका ओरिजिनल मेथड था वही। ओके, तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इस तरह से आप कोई भी ऑपरेटर की फंक्शनलिटी टोटली बदल सकते हो। ओके, चलिए तो ये था आपका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेटर लोडिंग सिर्फ यही नहीं है, मतलब कि आप इतने ही ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते, आपके पास कई सारे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, आपके पास कई सारे बाइनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर, देन आफ्टर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, देन आफ्टर इक्वल इक्वल ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर्स क्या है, ये भी तो बाइनरी ऑपरेटर ही तो है, ठीक है। तो इन सभी को आप किस तरह से ओवरलोड करोगे वो आपको एज ए सेल्फ स्टडी होमवर्क करके लाना है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आगे वाले जो 5 है वो तो सेम एज इट इज रहेंगे जो कि मैंने करवाए हैं ऑपरेटर प्लस और माइनस के लिए। उसके अंदर तो आपको सेम वही वाली मेथड रिप्रेजेंट करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आपको अपने घर से ये वाले स्टेटमेंट्स, ये वाले ऑपरेटर्स आपको परफॉर्म करने लाना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके, ठीक है। अब देखिए कई लोग क्या करेंगे, इस एंड को किस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से P1 एंड P2, तो इस तरह से फिर आपको नहीं करके लाना है,
ठीक है। एंड आप कब यूज करोगे, किसी कंडीशन के अंदर, तो आपको इफ कंडीशन के अंदर इस सभी का प्रॉपर यूज करवाना है, ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर, क्योंकि इन सभी को क्या बोला जाता है, वन टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। तो उसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, डायरेक्टली आपको लिखना भी नहीं है, आपको कंपलसरी कंडीशन के थ्रू ही चेक करवाना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई कंडीशन मैच हो जाती है और कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ठीक है, वो सब आप यहाँ पर करवा सकते हो। साथ ही साथ आप लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, इन सभी ऑपरेटर्स को भी क्या करवा सकते हो, ओवरलोड करवा सकते हो, क्योंकि ये सभी ऑपरेटर्स क्या है, वो भी तो बाइनरी ऑपरेटर्स ही है, ठीक है। तो आपको इन सभी को फाइंड आउट करके लाना है किस तरह से ईच एंड एवरी ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकोगे, ठीक है। इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, कोड को समझिए और फिर अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए आप, ओके। तो ये था आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, यूनिरी ऑपरेटर को आप किस तरह से ओवरलोड कर सकोगे वो, ओके।